नमस्कार साथियों। आज मैं एक लेटेस्ट पेपर जो हाल ही में 12 अगस्त को हुआ था, CLI का लेटेस्ट टीवीटी पेपर जो कि 12 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट 10 अगस्त का भी हुआ था। इसी महीना में 5 पेपर हुआ था, 12 अगस्त, 10 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त, 3 अगस्त। साथ में 100 सेट CLI PDF दिए जाएंगे। जो साथी को ज़रूरत है वह हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और चीफ लोको इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज हर एक संडे को होता है। 23 अगस्त को इस बार होगा 21 बजे से, और साथ में 100 सेट CLI PDF दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट वायर की प्रति यूनिट मीटर लंबाई के हिसाब से उसकी ऊंचाई में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। तो इसका पहला का ए हो जाएगा। आपको बता दें कि ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, ये डिफिनेशन है कि कॉन्टैक्ट वायर की प्रति यूनिट मीटर लंबाई के हिसाब से उसकी ऊंचाई में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। ठीक है। अब ट्रैक का ग्रेडियंट किसको कहते हैं? ट्रैक का ग्रेडियंट का परिभाषा जान जाइए कि पटरी की चढ़ाई या ढलान से है। जब ट्रेन के चलने की दिशा में रेलवे ट्रैक अपने समतल स्तर से ऊपर उठता है या नीचे गिरता है, इस उतार चढ़ाव को ट्रैक का ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है। तो अगर स्टेशन या यार्ड में अगर ट्रैक का ग्रेडियंट पूछ दे, अगर स्टेशन या यार्ड में ग्रेडियंट पूछ दे कि मैक्सिमम कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1/400 यह भी क्वेश्चन आता है। और मिनिमम पूछे तो 1/1000 होता है। ठीक है। तो ये दोनों को नोट कर लेंगे। तो अब आपको हम डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व रेडियस से कितना मीटर होता है, डिग्री कर्व रेडियस से मीटर में बदलने के लिए मैथ बताएंगे। आजकल एग्जाम में डिग्री कर्व रेडियस से मीटर में बदलने का आता है। जैसे 1 डिग्री कर्व को रेडियस 1750 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, यह स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर 10 डिग्री बोल दिया तो 10 से गुना नहीं होगा, भाग दे देना है, तो 175 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे ग्रेडियंट आपका, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगा। ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री का मतलब होता है 1750 मीटर। तो 1750 मीटर मान लिया कि डिस्टेंस है, मतलब 1 डिग्री कर्व है। तो 1 डिग्री कर्व का मतलब कि ये 1750 मीटर जो ऊपरला डिस्टेंस तय करेगा, तो 1 मीटर मतलब आपका उठेगा। ठीक है, ग्रेडियंट होगा। तो 1750 मीटर की दूरी तय करने में 1 मीटर का आप ऊपर या नीचे जाएगा, तो इसी को कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है। तो यह आपको 1 डिग्री कर्व ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए 1 डिग्री कर्व में स्पीड ज़्यादा रहेगा। अगर यही देखते हैं कि 10 डिग्री कर्व निकाल दिए तो 10 से गुना नहीं, भाग देना है, तो 175 हो गया। तो आप देखेंगे कि 175 मीटर पर घूमना काफ़ी टफ होगा। अब 175 ये है तो 175 में घुमाई करना यह काफ़ी टफ है। इसलिए जैसे जैसे ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैथ अगर आपको आ गया कि 5 डिग्री कर्व का रेडियस का आपको कितना मीटर होगा, तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू 1 डिग्री कर्व का रेडियस 1750 होता है, तो 5 डिग्री का 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 3, 15, 2, 350 मीटर हो जाएगा। तो 350 मीटर दूरी से वो टर्न लेगा। इसका मतलब है कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका, मान लिया कि 1750 मीटर 1 डिग्री में बढ़ा, तो स्पीड ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा, मतलब कुछ ज़्यादा सेफ है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कर्व ज़्यादा मतलब सूटेबल है, बढ़िया है
स्पीड के लिए, और 10 डिग्री कर्व डेंजर है, क्योंकि 10 डिग्री कर्व का मतलब 175 मीटर में वह टर्न करेगा, तो वह ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। तो आप लोग डिग्री कर्व से मीटर में निकालने के लिए जान गए होंगे। तो आपको इसमें कुछ पैरामीटर है आपको बता रहे हैं, जो कि चीफ लोको इंस्पेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह पैरामीटर कॉन्टैक्ट वायर का अगर डाया पूछे तो कितना लिखना है, 12.24 मीटर mm। कितना होता है, 12.24 mm। कंडमिंग डाया पूछे तो 8.24 मेन लाइन के लिए, और लूप लाइन या यार्ड के लिए 8 mm होता है। ये सब नोट कर लीजिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कॉन्टैक्ट वायर का कह दे तो 107 mm² होता है, ठीक है। तो अगर इसको 1 मीटर में वेट पूछ दे कॉन्टैक्ट वायर का, ठीक है, 1 मीटर में कितना वेट होता है, तो 0.952 kg होता है। ये सब एक्सटर्नल डाटा को आप नोट करेंगे। अब कॉन्टैक्ट वायर का कभी कभी कंपोजिशन पूछ देता है, तो कॉन्टैक्ट वायर कैसे बनता है, तो नोट कर लीजिएगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, कॉपर। तो ये सब एक्सटर्नल बातें नोट कर लीजिए। अब आ जाइए कैटनरी वायर का, क्योंकि कॉन्टैक्ट वायर का सिर्फ जानने से नहीं होगा। तो कैटनरी वायर का डाया कितना होता है, तो कैटनरी वायर का जो डाया होता है वह 10.54 mm होता है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 65 स्क्वायर mm होता है, और इसका वेट जो होता है वह कितना होता है, 0.602 kg। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कैटनरी वायर में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, तो 19 स्ट्रैंड से बनते हैं भाई। 19 छोटा स्ट्रैंड से मिलकर कैटनरी वायर बनता है, और प्रत्येक स्ट्रैंड्स का डाया 2.10 mm होता है। कितना होता है, 2.10 mm। तो आपका कैटनरी वायर कभी कभी पूछ देता है कि कैसे बनता है, तो कैडमियम कॉपर से बनता है। कैसे बनता है, कैडमियम प्लस कॉपर से। और कॉन्टैक्ट वायर कैसे बनता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर से। तो ये इससे रिलेटेड यह सब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट किसको कहते हैं, तो कॉन्टैक्ट वायर की प्रति यूनिट मीटर लंबाई के हिसाब से उसकी ऊंचाई में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पार्सल एक्सप्रेस के लिए बीपीसी का वैलिडिटी कितना होता है। तो पार्सल एक्सप्रेस के लिए बीपीसी का जो वैलिडिटी होता है 10 दिन भी होता है, 4500 भी किलोमीटर होता है, जो भी पहले हो जाए। इसलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ कुछ का हम बीपीसी का बता रहे हैं कि अगर कोचिंग ट्रेन है और आईसीएफ रेक है तो 96 घंटा, जिसमें टॉयलेट हो तो 96 घंटा आईसीएफ रेक में, या 3500 किलोमीटर। अगर एलएचबी कोच हो तो 4000 किलोमीटर या 96 घंटा, मतलब 4 दिन तक वैलिडिटी, जो दोनों में जो पहले हो। अगर विदाउट टॉयलेट वाला है पैसेंजर तो 7 दिन या 3500 किलोमीटर होता है। डेमू अगर है तो 7 दिन उसका वैलिडिटी होता है 7000 एचपी वालों के लिए। अगर अदर देन 7000 एचपी है तो उसका डेमू ट्रेन का बीपीसी का वैलिडिटी 10 दिन होता है। डेमू का फुल फॉर्म जान जाइए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, DEMU, डेमू, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो इसको कहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो 7 दिन होता है 7000 एचपी वाला, और अदर उससे चेंजिंग एचपी रहेगा तो 10 दिन हो जाएगा। EMU का अगर पूछेगा तो बेस डिपो लोको से जहाँ से खुलती है वहाँ से 10 दिन होती है, और मेमू का भी 10 दिन होता है। तो यह सब
इम्पोर्टेंट डाटा आप नोट कर लीजिएगा। तो पार्सल एक्सप्रेस का 10 दिन या 4500 किलोमीटर जो भी पहले हो, इसलिए 2 का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। गृह मंत्रालय की पुरस्कार योजना के अंतर्गत 10,000 से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए एक यूनिट में कितने दूसरे पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आपको हम फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, सब प्राइज के बारे में बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट प्राइज जिसको मिलता है, नोट कर लीजिएगा, पहले फर्स्ट प्राइज का बता रहे हैं, क्वेश्चन में सेकंड प्राइज पूछा है तो फर्स्ट प्राइज भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्राइज में 2 कर्मचारी को मिलेगा और 5,000 रुपया मिलेगा भाई, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट प्राइज में 2 कर्मचारी को मिलेगा और 5,000 रुपया मिलेगा। सेकंड आपको फर्स्ट क्लास जो मतलब फर्स्ट प्राइज हो गया, आप सेकंड प्राइज जो हो गया उसमें 3 मिलेगा, 3 कर्मचारी को मिलेगा और 3,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। और थर्ड प्राइज है, उसमें कितना मिलेगा? थर्ड प्राइज में मिलेगा 5 आदमी को मिलेगा और 2,000 रुपया मिलेगा। ये सब डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत अगर 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखेगा तो उसमें आपको 3 कर्मचारी, सेकंड मतलब प्राइज पूछा है कि सेकंड प्राइज आपको 3 कर्मचारी को मिलेगा, प्रत्येक कर्मचारी को 3,000 रुपया मिलेगा। अभी यह डाटा बना दिए हैं, इसलिए 3 का आंसर ए हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। रूफ माउंटेड आरबी वाले WAP4 लोको में QF रिले का संशोधित सेटिंग, रिवाइज्ड सेटिंग क्या है? तो QE क्या है और QF क्या है? तो पहले हम लोग जानेंगे QF रिले को क्या कहते हैं। तो QF रिले को ओवर करेंट रिले ऑफ ब्रेकिंग रेजिस्टेंस कहा जाता है और यह नॉर्मल इनसाइड अगर DVR है, नॉर्मल वाला पूछेगा तो 700 एम्प मारिएगा। इसमें रिवाइज WAP4 लोको का बोला है, RB माउंटेड लोको का बोला है, तो इसमें कितना है? तो 850 है। नॉर्मल वाला 700 एम्पियर और इसमें DVR वाला के लिए संशोधित रिवाइज सेटिंग है 850। इसको नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल पूछेगा 700 एम्प्स मारेंगे और रिवाइज वाला पूछेगा 850 एम्प्स मारेंगे। अब एक होता है क्या? QE। RB जब लेते हैं तो एक रिले है उसमें QE, तो QE रिले इसको ब्रेकिंग ओवर वोल्टेज रिले कहते हैं। तो इसका सेटिंग दोनों का उतने ही है, 850 वोल्ट है। कितना है? यह क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? तो यह ट्रैक्शन मोटर एंड ब्रेकिंग करेंट फ्रॉम ओवर वोल्टेज ड्यूरिंग डायनेमिक ब्रेकिंग लेते हैं तो यह प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसका आंसर QE का भी 850 वोल्ट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि माउंटेड RB प्रोवाइडेड WAP4 लोको रिवाइड QF रिले का सेटिंग वैल्यू है 850 एम्प्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 का C। 5वां नंबर देखते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा में संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर भाग 4 में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आपका भाग 4। राजभाषा जो एक्ट आया था 1963 में आया था और इसमें 4 साल बाद संशोधन हुआ था 1967 में। कभी कभी पूछ देता है कि संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। ठीक है। एक्ट, अधिनियम को एक्ट कहते हैं और रूल को नियम कहते हैं। रूल आया तो 1976 में, एक्ट आया तो 1967 में। ठीक है। तो
एक्ट में पूछा है कि सबसे पहले तो जानिए कि टोटल कितने धारा है इसमें। राजभाषा अधिनियम 1963 में तो 9 धारा है। तो 9 धारा आपको हम बता दें कि 9 धारा कौन कौन है। इसमें धारा 4 में संसदीय समिति का गठन है, जिसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। यह भी पूछा जाता है कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर। 9 धारा में धारा 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 30 मेंबर में लोकसभा से 20 मेंबर और राज्यसभा से 10 मेंबर होते हैं। कभी लोकसभा से पूछेगा, कभी राज्यसभा से पूछेगा, तो कभी टोटल पूछ देगा और कभी कभी धारा पूछ देगा। तो धारा 4 में है यह सब चीज़, तो यह जानिएगा। आज आपको 9 धारा पूछेगा, पहले कि केगो धारा है यह भी पूछता है, तो 9 धारा है। तो 9 धारा में आपको हम सभी धारा बताते हैं, ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो धारा 1 में है टाइटिल। 1 में क्या है, टाइटिल। 2 में क्या है, संघ के शासनीय प्रयोजन के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा बने रहना, ये धारा 2 बोला। धारा 3 बोला संघ के, धारा 1 में हो गया टाइटिल और 2 में डिफिनेशन। धारा 3 बता दिए भी। 1 में कोई भी धारा, 1 में टाइटिल है और 2 में डिफिनेशन है। 3 में क्या है, जो भी बोले, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा बने रहना, ये धारा 3 है। धारा 4 में ही क्वेश्चन आया है कि संसदीय समिति है, उसमें टोटल 30 मेंबर रहेगा, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, टोटल पूछेगा 30। यह धारा 4 है, इस प्रश्न में यही आया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। धारा 5 क्या है, धारा 5 बोलता है कि केंद्रीय अधिनियम के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद में होना चाहिए। यह है धारा 5। तो धारा 5 में सेंटर लेवल पर हिंदी अनुवाद में होना चाहिए और धारा 6 में स्टेट लेवल में प्राधिकृत हिंदी अनुवाद होना चाहिए। 5-6 में यही अंतर है। 5 में सेंट्रल लेवल में इसका अनुवाद हिंदी में होना चाहिए और 6 में होना चाहिए राज्य लेवल में इसका अधिनियम का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद होना चाहिए। ठीक है, 5-6 खत्म हो गया। 7 देखते हैं, धारा 7 क्या बोलता है। हाई कोर्ट के निर्णय में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग हो, यह धारा 7 है। तो 7 खत्म हो गया। 8 देते हैं, नियम बनाने की शक्ति, धारा 8 में है भाई। और 9 कुछ उपबंधों का जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होना, वो 9 है भाई, वह जम्मू कश्मीर वाला 9 है। तो 9 धारा में धारा 4 महा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी टोटल पूछता है, कभी कभी लोकसभा से कितना पूछता है, कभी कभी राज्यसभा से पूछता है। तो एक बार आपको फिर दोहरा दें कि टोटल धारा 9 धारा में धारा 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें टोटल संसदीय समिति जो है वह धारा 4 में है, जिसमें 30 मेंबर रहेगा, लोकसभा से 20 मेंबर रहेगा, राज्यसभा से 10 मेंबर रहेगा, टोटल 30 मेंबर रहेगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है धारा 4, इसलिए धारा 4 को नोट कर लीजिएगा। धारा 1 में टाइटल, 2 में डिफिनेशन, ऐसे ही याद हो गया सब 9 धारा। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। WAG 12 लोको के में यदि MCP कंप्रेसर का तेल देखना है तो MCP को लगातार कितना मीटर चलाकर तेल का जांच करेंगे भाई। तो ध्यान रखिएगा, WAG 12 जो है अलग तरह का CP का तेल चेक होता है भाई। ये नहीं कि गए टॉर्च मारे कुछ नज़र नहीं आए तो TLC को बता दिए कि तेल नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। WAG 12 का तेल का बहुत अलग फंडा है। आपको शॉर्ट में याद रखिए 5+5 फार्मूला, मतलब 5 मिनट आपको CP चलाना है भाई और 5 मिनट ठंडाना है। तो जैसे ही 5 मिनट चलाएंगे तेल उसका स्पाई ग्लास में आप देखेंगे मासू के पास है, तो वह तेल चढ़ जाएगा। तो चढ़ जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा भाई। और जब 5 मिनट CP को बंद कर देंगे तो कंप्रेसर को डायरेक्ट G12 में कर देंगे तो चलने लगेगा, और 5 मिनट ठंडा देंगे तो झाग बन के जब नीचे उतरेगा
तो पता चलेगा कि उसमें तेल है। तो हम जानेंगे कि WAG-12 में कितना लीटर तेल होता है। तो अगर फुल रहेगा तो 7 लीटर तेल रहेगा भाई, नोट कर लीजिएगा। और न्यूनतम 6 लीटर तेल होना चाहिएगा। तो 5 + 5 10 मिनट टाइम लगेगा भाई। G12 में तेल चेक करने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल और है कि तेल CP को तो WAG-12 को पकड़ के रखे हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, तो MR बढ़ते जाएगा। MR बढ़ के भाई सेफ्टी वाल्व फाड़ देगा। MCP का सेफ्टी वाल्व होता है 10.7 kg। ध्यान रखिएगा, 10.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नोट कर लीजिएगा कि G12 के MCP का सेफ्टी वाल्व का सेटिंग 10.7। अगर 5 मिनट कंप्रेसर चला देंगे तो उड़ेगा नहीं, उड़ जाएगा भाई। तो ध्यान रखिएगा, लीकेज करना पड़ेगा। तो लीकेज कैसे होगा 12 में, यह भी एक कलाकारी है। तो लीकेज BCM पैनल में जाइएगा, न्यूमेटिक पैनल में आप जाइएगा। BCM पैनल में आप गए, अब BCM पैनल के सबसे नीचे आपको एक तरफ दू गो रहेगा कॉक, एक तरफ एगो रहेगा। एगो कॉक जिस तरफ रहेगा उसका नाम है A11/1। यह कॉक को घुमाएंगे तो प्रेशर निकलने रहेगा, MR घटते रहेगा। तो सेफ्टी वाल्व MCP का आपका जो 10.7 है वहाँ तक बनेगा नहीं और आपको मेंटेन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कंप्रेसर का तेल चेक कीजिएगा, CP को डायरेक्ट चलाएंगे तो A11/1 से आपको लीकेज करना ज़रूरी है। नहीं तो नया खिलाड़ी रहेगा ना तो CP बोलेगा कि हम जानते हैं भाई 5 मिनट चलाना, 5 मिनट बंद करना। तो 5 मिनट चला देंगे तो MCP का MR प्रेशर बढ़ के 10.7 से जैसे ही हो जाएगा तो उसका सेफ्टी वाल्व फाड़ देगा। तो ध्यान रखिएगा, लीकेज करना एकदम ना भूलें। A11/1 से लीकेज जरूर कर दें। यह रहता है न्यूमेटिक पैनल में सबसे नीचे, ठीक है। एगो रहेगा कॉक, उसमें एगो उसका रहेगा। तो आपको बता दें कि मासू का फुल फॉर्म क्या होता है। मासू होता है मेन एयर सप्लाई यूनिट। WAG-12 का जो एक एब्रीविएशन है मासू, उसी में CP रहता है MASU। मासू का फुल फॉर्म होता है मेन एयर सप्लाई यूनिट। ध्यान रखिएगा, इसका कॉक का नंबर है A13 भाई, 13। ध्यान रखिएगा, 13वीं बना देगा। ये 13 को काट दिए तो 13वीं हो जाएगा। आदमी का कैसे मर जाने के बाद 13वीं हो जाता है, इसलिए इसमें पूरा न्यूमेटिक पैनल डेड हो जाएगा भाई। तो ना न्यूमेटिक करें पूरा इसका जो प्रेशर वाला है जितना मासू का, उसका डेड CP मतलब MR बनेगा ही नहीं। तो 13 इसलिए नामे रख दिया बड़ी सोच के, 13वीं बना देगा भाई। मासू को आइसोलेट करना है तो A3 को काट दीजिए, मतलब आइसोलेट कर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि मासू का आपका एक कॉक है A13, 13 से 13वीं। ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा। तो आपको समझ गए होंगे कि WAG-12 में तेल कैसे चेक करेंगे, 5 + 5 फार्मूला से, ठीक है। और WAG-12 में ध्यान रखिएगा, WAG-12 में जब भी कैब चेंज करेंगे दम पार्किंग ब्रेक लगाएंगे भाई। WAG-9 जैसा आदत है, चाबी जैसी निकालते हैं तो लग जाता था स्वतः, इसमें लगता नहीं है भाई। आप एकदम पार्किंग ब्रेक पहले लगाएंगे, तब DJ ओपन पेंटो लोअर करेंगे, ठीक है, और कैब चेंज करेंगे। और जब भी डेड करेंगे तब वही फार्मूला आप लगाएंगे, पहले पार्किंग ब्रेक लगाएंगे। 12 में पार्किंग ब्रेक नहीं लगता है चाबी निकालने से। तो यह सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे सेफ्टी व्यू से कि जब भी हमको 12 को डेड करना है तो डेड करने से पहले पार्किंग ब्रेक, उसमें एक बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो पार्किंग ब्रेक लग जाएगा और लगा के ही डेड करेंगे। तो 6 का हो जाएगा क्या, 5 मिनट वेट करेंगे। 6 का C। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। C106 कंडक्टर के टिपों को परमानेंट बेल्डिंग हो जाने से कौन सा ट्रिपिंग मिलेगा भाई।
तो इसमें क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग, सब ऑपरेशन 2 जनरली मार देते हैं, मगर आप ऑपरेशन 2 नहीं मारिएगा, ICDJ मारिएगा भाई। क्या होगा? ICDJ Q118 के थ्रू मिलेगा, ध्यान रखिएगा। Q118 के ब्रांच में ऊपर है आपका सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, ये 105, 107, तो उस वो अगर परमानेंट हो जाएगा तो Q118 के थ्रू ट्रिप करेगा और वह ICDJ मिलेगा। यह हमें दिमाग कॉन्ट्रैक्टर में ऑपरेशन 2 चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर में ऑपरेशन 2 मार दो, जो कि धोखा है। तो इसीलिए इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा, फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी ICDJ हो जाएगा, 7 का C। 8 नंबर देखते हैं। AC ट्रैक्शन में स्पैन की लंबाई कितना मीटर के बदलती है? ठीक है, तो कितना मीटर के ग्रेडियंट में आपका बदलती है? तो आपको हम बता दें कि 4.5 मीटर के आपका बदलता है डिफरेंस में। ठीक है, तो दो लगातार स्पैन के लंबाई के बीच का अंतर 18 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले तो जानिए कि स्पैन किसको कहते हैं। तो दो लगातार खंभों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। मतलब दो लगातार स्पैन के लंबाई के बीच का अंतर 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए, कई अखबार एग्जाम में आया है। ठीक है, और यह लंबाई जो स्पैन जो होता है वह फिक्स नहीं होता है, हवा के दबाव, ट्रैक का घुमाव और अलग अलग सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है। कभी कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्पैन की लंबाई कितना होती है? तो 72 मीटर, याद रखिएगा। और मिनिमम तो इसको उलट दीजिएगा भाई, 72 को उलट दिए तो कितना हो गया? 27 मीटर। ठीक है, तो आपको 72 मीटर जब मैक्सिमम होता है और 4.5 मीटर का गैपिंग होता है तो पहला 67.5 मीटर हो सकता है। कभी कभी पूछ देगा सीरीज के स्पैन की लंबाई कौन कौन मीटर होगा, तो 4.5 घटा दीजिए तो 67.5, उसमें 4.5 घटा दीजिएगा तो 63। ये सब डाटा आप 4.5 घटा लिख लीजिएगा। 58.5 यह सब हो सकता है 54, और मिनिमम कितना होता है? 27। तो कभी कभी आपका डिफरेंस आपको पूछ देता है सीक्वेंस की क्या क्या हो सकता है, तो फिक्स है कि 4.5 का गुणक या 4.5 का डिफरेंस में आपका एसी ट्रैक्शन में स्पैन की लंबाई इतना में बदलते रहती है। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 4.5। तो बहुत तरह का इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 18 का ए, 8 का ए। 9वां नंबर देखते हैं। WAG9 लोगों का बैटरी एम्पियर क्षमता कितना होता है? एच। ठीक है, तो WAG9 का पूछा है, हम आपको सब का बताएंगे। यहाँ लिख लीजिए कन्वेंशनल, यहाँ लिख लीजिए WAG9, यहाँ लिख लीजिए WAG12, यहाँ लिख लीजिए मेमो। तो कन्वेंशनल का पहले जानेंगे 75 एच। कन्वेंशनल का कितना होता है? 75 एच। WAG9 का कितना होता है भाई? तो 199 एच। ठीक है, एच सब में कर दीजिएगा। WAG12 का कितना होता है? 100 एच। और मेमू का कितना होता है? 120 एच। तो सभी डाटा को नेट कर लेंगे। कन्वेंशनल 75 एच, WAG9 199 एच, WAG12 100 एच और मेमू 120 एच। ठीक है, अब बैटरी का टाइप किस टाइप का होता है? तो आप जान जाइए कि कन्वेंशनल अगर है तो यह टोटल 10 बैटरी होगा, और G9 है तो टोटल इसमें कितना बैटरी हो जाएगा? तो 13 + 13, 2 गो बैटरी बॉक्स होता है तो 26 गो बैटरी हो जाएगा भाई आपका 9 में। ठीक है, और 12 में पूछेगा बैटरी तो कितना हो जाएगा? तो इसमें सेल होता है 80 + 80 सेल के हिसाब से आप मारिएगा। ठीक है,
तो 80 + 80 सेल होता है, ठीक है। और मेमू जो है उसमें आपको निकल कैडमियम बैटरी होता है। कौन टाइप का होता है? निकल कैडमियम। कन्वेंशनल में जो होता है आपका बैटरी वो किस टाइप का होता है? आपको बता दें कि कन्वेंशनल में जो बैटरी होता है वह लीड एसिड होता है। लीड एसिड, कन्वेंशनल का लीड एसिड WAG9 बोलेगा। निकल कैडमियम, सब निकल कैडमियम है भाई। बाकी 12 में भी निकल कैडमियम, मेमो में भी आजकल निकल कैडमियम होता है, लेकिन पहले लीड एसिड भी होता था। इसमें दोनों होता था, आजकल निकल कैडमियम सब दे रहा है, ठीक है। तो आपको हम सभी बैटरी का कॉन्फ़िगरेशन समझा दिए। एक जानने से नहीं होगा, आपको सभी जानना पड़ेगा। और बैटरी का जो वोल्ट 9 में होता है, याद रखिएगा 9 का डाटा आपको हम बता देते हैं। 9 में जो आपको 92 वोल्ट अगर 30 सेकंड तक रह गया तो P2 का मैसेज आएगा भाई। अगर वही 86 वोल्ट 30 सेकंड तक रह गया तो P1 बदल जाएगा और 72 में लोको मुर्दा हो जाएगा, मगर शट डाउन हो जाएगा भाई 72 में। लेकिन WAG12 में थोड़ा चेंजिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। WAG12 में क्या होता है कि WAG12 में आपको 89 पर भाई अलार्म हल्ला करने लगेगा, बजने लगेगा, ठीक है। और 85 वोल्ट आते ही डेड हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, शट डाउन कर जाएगा, ठीक है। तो 12 का अलग डाटा है, 89 है 85, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था क्या? अब देखते हैं क्वेश्चन। पूरा हिस्ट्री बता दिए आपको, कन्वेंशनल 9, 12 सब। तो 9 का एम्पियर आवर पूछा है तो 199 एच, इसलिए 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है 3 फेज पुशपुल अमृत भारत इंजन में। अमृत भारत इंजन में UIC कनेक्ट जो होता है वह किस प्रकार का कनेक्टर दिया गया है भाई? तो हॉटिंग टाइप दिया गया है। किस टाइप का दिया गया है? हॉटिंग टाइप, ए नंबर हो जाएगा। हॉटिंग क्या है आपको समझाते हैं। हॉटिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप है भाई। हॉटिंग में 18 पिन PAS एंड 4 पिन EFT कनेक्टर होता है, यह आयताकार होता है। हॉटिंग के बारे में सब नोट कर लीजिएगा। 18 पिन PAS या 4 पिन EFT कनेक्टर आता है, यह आयताकार होता है हॉटिंग। इसलिए अमृत भारत में जो कनेक्टर UIC का होता है वह हॉटिंग टाइप होता है, इसलिए 10 का ए हो गया। 11 नंबर देखते हैं। WAG5 लोकोमोटिव में आपका क्या होता है? RQ20 का सेटिंग वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस का? तो उसका सेटिंग वैल्यू 24 किलो ओम होता है, इसलिए 11 का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। कौन सा मोटर AC या DC दोनों पर काम करता है? इसी को यूनिवर्सल मोटर कहते हैं भाई, इसलिए इसका 12 का आंसर ए हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर है वह 3500 RPM से ज़्यादा पर चलता है। कितना पर चलता है? 3500 RPM पर ज़्यादा से चलता है। कभी कभी मोटर का कार्य पूछता है, तो मोटर का कार्य पूछेगा तो बोलेंगे क्या? मोटर का कार्य क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बनाता है, और जनरेटर उल्टा करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करता है। तो ये सब याद रखिएगा, एक्सटर्नल बातें। तो दोनों पर चलता है, इसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 13 देखते हैं। 13 क्या है कि लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट एंड अर्न सब्सिक्वेंटली। तो LND छुट्टी क्या है भाई? लीव नॉट ड्यू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो LND छुट्टी जो है वह LHAP में जो कन्वर्ट किया जाता है, बाद में उसमें अर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो LND छुट्टी के बारे में आपको हम बता रहे हैं एक्सटर्नल चीज़। तो LND छुट्टी मैक्सिमम 360 दिन लिया जाता है, नोट कर लीजिए 360 दिन लिया जाता है। वन टाइम
आपको 90 दिन लेना है, एक टाइम में 90 दिन विथ मेडिकल सर्टिफिकेट पर मिलेगा। टोटल पीरियड में 360 दिन मिलेगा। अगर विदाउट सर्टिफिकेट लेना है तो 180 दिन मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ परिस्थिति ऐसा है जो कि विदाउट सर्टिफिकेट पर मिलता है, मेडिकल ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैटरनिटी लीव के केस में, या बच्चा को एडॉप्ट लेता है उसके केस में LND छुट्टी मिलता है और विदाउट सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप जान गए कि मैक्सिमम छुट्टी 360 डेज और 1 साल नौकरी होनी चाहिए भाई। यह भी इम्पोर्टेंट है कि LND छुट्टी लेने के लिए जॉब हो कितना होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए, 1 ईयर, और मैक्सिमम 360 दिन मिलता है। जब छुट्टी खाता में नहीं रहता है तो आपको प्रशासन LND छुट्टी दे दिया जाता है, जिसको LHAP में आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था 13। 14 नंबर देखते हैं। WAG9 लोगों का ट्रैक्टिव इफोर्ट कितना होता है। ठीक है, तो WAG9 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिव इफोर्ट टर्न में पूछा है भाई घुमाने के लिए, तो 47 टन होता है। कितना होता है, नोट कर लीजिए, 47 टन। ठीक है, और WAG9H, ठीक है, WAG9HC, WAG9HH सब का 52 टन होता है। नॉर्मल बोलेगा तो 47 टन और WAG9HH का बोलेगा तो 52 टन। ठीक है, यह नोट कर लीजिएगा। अगर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे की संपत्ति के नुकसान के मामले में थ्रेश होल्ड वैल्यू क्या होता है। थ्रेश होल्ड वैल्यू 1 लाख होता है भाई। तो इसका आंसर क्या होता है, तो एक थ्रेश होल्ड वैल्यू दिया गया 15 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, 1 लाख तक। एक क्वेश्चन आउ लिख लीजिएगा कि कितना करोड़ से ज़्यादा आपका रेल का नुकसान हो जाते हैं उसको सीरियस एक्सीडेंट कहते हैं। तो मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा अगर नुकसान हो जाता है, 2 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 2 करोड़, तो वह सीरियस एक्सीडेंट। करोड़ वाला में 2 करोड़ से ज़्यादा, और थ्रेश होल्ड वैल्यू कहे तो 1 लाख। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 18 जिसका वंदे भारत नाम है भाई, जब दरवाज़ा उसमें देखते हैं बंद हो जाता है, लेकिन उसका TCMS संदेश उसका फेल बताए तो ट्रैक आपको ट्रैक्शन ही नहीं जाएगा। तो एक लोको पायलट को उसमें ADCR एक स्विच है, उसको बाईपास कर देना रहता है। ADCR आपको क्या है, ADCR डिले होता है। ADCR का पहले फुल फॉर्म जान जाएंगे, क्या होता है, ADCR ऑटोमेटिक डोर क्लोजर रिले, या कैब रियर वॉल पैनल में होता है। कहाँ होता है, कैब रियर वॉल पैनल में होता है। तो जब जब ADCR को उसको बाईपास कर देते हैं तो सेंसर अपना काम नहीं करेगा और ट्रैक्शन जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई कि वंदे भारत में, उसी का दूसरा नाम ट्रेन 18 है। तो वंदे भारत में अगर दरवाज़ा अगर लग गया, दरवाज़ा लगल है मगर TCMS आपको मैसेज नहीं दे रहा है कि नहीं लगल है, तो ट्रैक्शन जाने नहीं देगा। तो ADCR जो है उसको बाईपास करके आप गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो ट्रैक्शन नहीं जाने देगा। 17 नंबर देखते हैं। WAG12 लोको में BA2 और BA3 पैनल का जो प्रेशर जाता है वह कंट्रोल रिजर्वायर से जाता है भाई, इसलिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और 18 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर पार्ट 1 है। इसका 18वां नंबर कि EMUK में जो MC मोटर कोच होता है वह कैसा होता है, इसका ट्रैक्शन मोटर टाइप पूछा है भाई। तो यह 4601 AZDC सीरीज होता है, तो इसका 18 का D हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आधुनिक 3 फेज मेमू आ गया है भाई, एसिंक्रोनाइजस 3 फेज AC इंडक्शन मोटर होता है। ध्यान रखिएगा कि नया आधुनिक 3 फेज मेमू में पूछे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर एसिंक्रोनाइजस होता है।
ठीक है, नोट कर लीजिए। वह IGBT सिद्धांत पर काम करता है और VVVF कभी कभी इसको पूछा जाता है कि कौन सिद्धांत पर काम करता है, तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, VVVF। तो इसमें फोर्स्ड एयर कूल से काम होता है। तो इसमें EMU पुरनका पूछा है, तो इसमें ट्रैक्शन मोटर DC सीरीज मोटर होता है, और नए का आजकल 3 फेज AC इंडक्शन मोटर एसिंक्रोनाइजर्स वाला आ गया है, इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, D। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, कि अच्छा लगा कि नहीं। और इसका जल्द ही, यह लेटेस्ट पेपर है, तो जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो आपको पार्ट 2 वीडियो बना दिया जाएगा। अभी जिन साथी को लेटेस्ट पेपर 12 अगस्त, 10 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त, 3 अगस्त को चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।